अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। 4 रमजान 2025 को मरहूम अमानुल्लाह खान का इंतकाल हुए 23 साल का अरसा हो चुका है। मीम टीवी की जानिब से हम गाज़ी मिल्लत को खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं। अफसोस है इस बात का कि हैदराबाद की जालिम क़यादत ने मरहूम गाज़ी मिल्लत अमानुल्लाह खान साहब की खराज अकीदत के तौर पर ना ही किसी किताब को शाये होने दिया, ना ही किसी मौर्रिख को अपना कलम उठाने दिया, और ना ही किसी टीवी चैनल पर कोई स्टोरी बनाने की इजाजत दी, और ना ही किसी अखबार में किसी ने मजमून को शाये करने की हिम्मत की। लेकिन मीम टीवी ने अपने चैनल को दांव पर लगाते हुए अवाम के सामने मरहूम गाज़ी मिल्लत अमानुल्लाह खान साहब को खराज अकीदत पेश करने की जुर्रात की है। आइए आज जानते हैं शहर हैदराबाद के एक बेखौफ और बेबाक कायद की हकीकी दास्तान, जिनको दुनिया गाज़ी मिल्लत जनाब अमानुल्लाह खान साहब के नाम से जानती है। यह उस वक्त की बात है जब पुलिस एक्शन के बाद शहर हैदराबाद की आवाम को अपने ही शहर में सुकून से जिंदगी गुजारने का हक नहीं था। अपनी आन बान और शान के साथ सर उठाकर जिंदगी गुजारने वाले मुसलमान अपने ही शहर की खौफ की गलियों में अमन की पनाह तलाश कर रहे थे। उनकी आंखों में एक ऐसा दुख और गम की लहर थी जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। हर गुजरते दिन के साथ उनके दिलों में सिर्फ एक ही सवाल था कि हमें क्यों निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों की आवाजें जो कभी आजादी की दावेदार थीं, उस वक्त दबी दबी सी सुनाई देती थी। उनकी दुआएं और इल्तिजाएं जो कभी पूरे शहर की फिजा में बिखरती थीं, उस वक्त दिली सुकून की बजाय सिर्फ एक अजियत बनकर रह गई थी। हैदराबाद में मुसलमानों को न सिर्फ सियासी तौर पर दबाया जा रहा था, बल्कि उनकी मजहबी, सकाफती और समाजी आजादियों को भी सलब किया जा रहा था। जरा तसव्वुर करें उस मंजर को कि उस वक्त मुसलमानों को सियासी तौर पर कमजोर करने की गर्ज से मुसलमानों के सियासी मरकज दारुस्सलाम पर पाबंदी लगा दी गई थी। मुसलमान दारुस्सलाम जाने से डरा करता था और फखरे मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी और सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी को जेल की सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया था। यह वो वक्त था जब अगर कोई मुसलमान दारुस्सलाम की जानिब रुख भी करता तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। वैसे नाजुक वक्त में एक 18 साल नौजवान अपनी साइकिल पर किसी भी डर और खौफ से आरी और किसी अंजाम से बेपरवाह दारुस्सलाम में दाखिल हो जाता है। बेखौफ और बेबाक नौजवानों की बस यही एक अदा होती है जिसको देखकर शायद खुदरत भी मुस्कुरा उठती है। यही वो लम्हा होता है जब एक नौजवान अल्लाह पर किए हुए अपने तवक्कल का हक अदा करता है और अल्लाह भी उस वक्त उसके तवक्कल की लाज रख लेता है और अपने लाशऊर से एक अनजानी आवाज सुनाई देती है कि मैं आग को गुलजार कर दूंगा, बस तू आतिश नमरूद में कूदने की जुर्रात तो कर। बस यही वो जुर्रात और हिम्मत, बेखौफी और बेबाकी थी कि दुनिया ने अमानुल्लाह खान को गाज़ी मिल्लत का खिताब दे दिया। और इसी बेखौफ और बेबाक नौजवानों के इनकलाबी आगाज और किसी भी अंजाम से बेपरवाह बहादुर नौजवानों के लिए अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है कि तस्कीन ना हो जिसमें वो राज बदल डालो, जो राज ना रख पाए हम राज बदल डालो। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो खतरा आगाज बदल डालो। पुरसोज दिलों को जो मुस्कान ना दे पाए, सुरही ना मिले जिसमें वो साज बदल डालो। दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, तुम खेल वही खेलो अंदाज बदल डालो। ऐ दोस्त करो हिम्मत कुछ दूर सवेरा है, ऐ दोस्त करो हिम्मत कुछ दूर सवेरा है, गर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। उस वक्त का यह नौजवान कायद मरहूम सदर सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी से बेपनाह मोहब्बत करता था, जिसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि दोस्ती अल्लाह के लिए, दुश्मनी अल्लाह के लिए और मोहब्बत अल्लाह के लिए। ना ही कोई इख्तिदार का लालच, ना ही कोई दौलत की चाह और ना ही कोई सस्ती शोहरत का नशा। बस इस नौजवान का मकसद यह था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक सियासी जमात हो, एक क़यादत हो जिसके जरिए मुसलमान अपने मसाइल और अपनी आवाज ऐवानों तक पहुंचा सके। इस हाल और माहौल में रोजाना उनका मामूल यह था कि वो पाबंदी से दारुस्सलाम जाया करते थे, फिर सालार मिल्लत से मिलने के लिए जेल भी जाया करते थे। उसके बाद फिर पुलिस के जुल्म से डरी हुई आवाम के दरमियान जाकर उनमें हौसले जगाते हुए इस बात का पैगाम देते थे कि मायूसी कुफ्र है, और दौरान खिताब उनकी जबान पर यही अल्फाज होते थे कि ऐ मुसलमानों, तुम्हें हुसैनियत की तरफ आना चाहिए। 30 मई 1935 में उनकी पैदाइश हुई थी। गाज़ी मिल्लत अमानुल्लाह खान को 5 लड़के और 2 लड़कियां हैं। मरहूम गाज़ी मिल्लत अमानुल्लाह खान ने अवाम के बीच रहकर इस बात को महसूस किया कि सिर्फ क़यादत, क़ायद और सियासत से अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे, और अल्लाह ने जब उनको 5 बेटे अता किए तो उन्होंने इस बात का फैसला किया कि मैं अपने एक बेटे को डॉक्टर, एक बेटे को इंजीनियर और एक बेटे को वकील और एक बेटे को सियासतदान बनाऊंगा। इसी तरह बड़े फजन डॉक्टर क़ायम खान मरहूम, जो एक बेहतरीन मुखर्रिर होने के साथ साथ दीनी, मजहबी और दीनी उलूम रखने वाला नौजवान, जो अपने वालिद के शाना बशाना खड़े होकर मजलिस बचाओ तहरीक को ताकत बख्शते हुए मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए सबसे पहले मुहिम चलाई।
दूसरे फर्जन मजीदुल्लाह खान फरहत, जो हल्का असेंबली याकूतपुरा से 3 मरतबा मुकाबला किया और आज भी अवाम के दरमियान एक मर्द मुजाहिद और मकबूल कायद की हैसियत से अपनी पहचान बनाई। तीसरे फर्जन मुजफ्फरुल्लाह खान, जो एक क्रिमिनल एडवोकेट है, जिनका शुमार हैदराबाद के सीनियर वकीलों में होता है और कई बेगुनाहों को जेलों से रिहा करवाने में उनका बड़ा रोल है। चौथे फर्जन डॉक्टर मुजाहिदुल्लाह खान, जो एक डॉक्टर और फिजिशियन है, जिनके शहर में 2 क्लिनिक्स हैं। पांचवें फर्जन अमजदुल्लाह खान खालिद हैं, जो 2 मरतबा कॉर्पोरेटर रह चुके हैं और इस वक्त एमबीटी के तर्जुमान की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। गाजी मिल्लत जनाब अमानुल्लाह खान साहब कभी रुकने आमिला तो कभी रुकने शूरा तो कभी कारगुजार सदर की हैसियत से 25 साल तक कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमत अंजाम देते रहे। 25 साल की खिदमत के बाद जब उनकी उम्र 43 की हुई तब वो पहली मरतबा 1978 में हल्के चंद्रायन गुट्टा के एमएलए मुंतखब हुए। 1978 से 1999 तक वो भले ही चंद्रायन गुट्टा से मुंतखब हुए थे, लेकिन उनकी खास बात यह थी कि न सिर्फ उनके हल्के चंद्रायन गुट्टा बल्कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के बेसहारा और मजलूम मुसलमानों के मसाइल से भरी उनकी आवाज ऐवानों के दरो दीवार से टकराती थी। बहैसियत रुकने असेंबली 21 साल तक न सिर्फ हल्के चंद्रायन गुट्टा बल्कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की बिला लिहाज मजहब और मिल्लत मजलूम अवाम के दिलों पर वो राज करते रहे। हैदराबाद की तारीख गवाह है इस बात की कि मरहूम महबूब अली खान की नमाज जनाजा में अवाम का इज़्दिहाम और एक जमे गफीर और जुलूस जनाजा में जितनी बड़ी तादाद देखी गई, इसके बाद हैदराबाद की तारीख में किसी मुस्लिम कायद का इतना बड़ा जुलूस जनाजा नहीं देखा गया। में अवामी हुजूम देखा गया तो वो मरहूम गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान का जुलूस जनाजा था। जब गाजी मिल्लत का जनाजा चंचलगुड़ा से मक्का मस्जिद को ले जाया जा रहा था तब अवाम की लाखों की तादाद इस जुलूस जनाजा में देखी गई और घरों की छतों पर खड़ी खवातीन अपनी अश्कबार आंखों के साथ अलविदा या गाजी मिल्लत कहते हुए देखी गई। गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान साहब इस दौर के तनहा ऐसे कायद थे जो न सिर्फ ऐवानों तक महदूद थे बल्कि असेंबली के बाहर भी वो हर वक्त अवामी मसाइल से जूझते रहते थे। हैदराबाद की तारीख का ये वो सियाह दौर था जहां आए दिन किसी न किसी मसाइल से यहां की मजलूम अवाम बतौर खास मुसलमानों के सरों पर कोई ना कोई आफत मंडलाती रहती थी। फिरका वाराना फसादात और कर्फ्यू का माहौल यहां आम बात हो गई थी। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि न जाने कौन सी सियाह रात यहां की अवाम के लिए मुसीबत की रात बन जाए। कभी भी किसी भी वक्त इश्तियाल अंगेज नारों, बलवाइयों का शोर और फिरका परस्ती की छोटी सी चिंगारी एक भयानक आग के शोले अख्तियार कर जाए। ऐसे माहौल में गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान साहब ना दिन देखते थे और ना ही रात, बस एक्का व तनहा बगैर किसी गनमैन, सिक्योरिटी और हिफाजती इंतजामात वो अल्लाह पर तवक्कल करते हुए मौके वारदात पर मौजूद रहते थे। ना उनको कोई फिरका परस्तों की गोलियों का खौफ था, ना ही वो लाठियों और तलवारों से घबराते थे और ना ही कोई पुलिस ऑफिसर का दबाव उन पर था। वो मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनकी जद्दोजहद सिर्फ उनकी जात तक महदूद नहीं बल्कि ये लाखों करोड़ों इंसानों के ख्वाबों की ताबीर है। फिरका वाराना फसादात की आग में लपटे शहर हैदराबाद की अवाम गवाह है कि वो रात के 2-2 बजे तक अवाम के दरमियान मौजूद रहते थे। मुसलमान बस्तियों में गश्त किया करते थे और अवाम को हिम्मत और हौसला दिलाते रहते थे, चाहे वो रमीजा बी के फसादात हों, चार मीनार के पास से गुजरते हुए गणेश के मौके पर फूट पड़ने वाले फसादात हों, या लाल दरवाजे के फसादात हों, या चप्पल बाजार और कारवान टप्पा चबूतरा के फसादात। गाजी मिल्लत मिल्ली मफादात की खातिर बातिल की आंखों में आंखें डालकर एक सीसा पिलाई दीवार की तरह हर मुहाज पर मौजूद रहते थे। यही वो कायद थे जो उस वक्त फसीउद्दीन, रफीउद्दीन और महमूद अली के फर्जी इनकाउंटर के खिलाफ बतौर एहतजाज 1 घंटे तक असेंबली की कार्रवाई को रुकवा दिया था। सलाम है ऐसे गाजी को कि हैदराबाद के 3 नौजवानों के इनकाउंटर पर अकेला व तन्हा कायद एक ऐसा एहतजाज दर्ज करवाता है जो असेंबली की तारीख में ना उससे पहले कभी देखा गया और ना आज तक उसकी मिसाल मिलती है। जबकि आज की मौजूदा क़यादत और कायदीन, जिनके 7 MLAs होने के बावजूद आलेर के फर्जी इनकाउंटर में मारे गए 5 नौजवानों की मौत पर भी हुकूमत के वक्त के साथ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाने में मसरूफ है। वक्त की एक कीमती जायदाद घोटाला बेगम पेट को बचाने के लिए गाजी मिल्लत वक्त के चीफ मिनिस्टर को असेंबली से उठाकर ले जाते हैं। वहां पहुंचने पर उसी मुकाम पर अचानक अजान हो जाती है। तभी वो चीफ मिनिस्टर को वहीं रुकवा कर कहते हैं कि मैं नमाज पढ़कर आता हूं।
वक्त के चीफ मिनिस्टर ने न सिर्फ घोटाला बेगमपेट की जमीन का दौरा किया बल्कि गाजी मिल्लत के साथ वहां नमाज भी अदा की। गाजी मिल्लत की यह मिसाल भी बड़े ही फक्रिया अंदाज में तारीख के सफात में दर्ज होने के काबिल है कि वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए वक्त के चीफ मिनिस्टर को असेंबली से उठाकर वो घोटाला बेगमपेट की जायदाद पर लेकर चले जाते हैं। इस कारनामे की मिसाल तारीख में हमें देखने को कहीं नहीं मिलेगी। सारे हिंदुस्तान में वक्फ की जो जायदादें हैं जिनकी मालियत उस वक्त 1 लाख करोड़ और मौजूदा दौर में जिनकी मालियत 10 लाख करोड़ है, उनकी हिफाजत के लिए गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान असेंबली में हमेशा उन 22 सालों में आवाज उठाते रहे। यहां तक कि आपने असेंबली के इजलास को ही रुकवा दिया और यह मुतालबा किया कि एक ऐवान असेंबली की कमेटी बनाई जाए और वक्फ की जायदादों के लिए एक गेजेट तैयार की जाए। उस वक्त वक्फ कमेटी का कयाम अमल में आया और सर्वे होकर वक्फ गेजेट तैयार की गई। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो गेजेट तैयार की गई थी उस गेजेट में दर्ज 90% जायदादें लुट चुकी हैं और सिर्फ 10% ही बाकी रह गई। मरहूम गाजी मिल्लत ने वक्फ की जायदादों की हिफाजत के लिए जद्दोजहद की, लेकिन आज के कायदीन वही 90% जायदाद को लुटा चुके हैं। ज़ेबा बाग की मस्जिद का भी वाकया आपको याद होगा कि उस मस्जिद में एक बौली थी जो अभी भी मौजूद है। उसमें उस वक्त के फिरका परस्त एक सियासी लीडर की हिदायत पर पुलिस ने मस्जिद में बदकम्मा पूजा की इजाजत दे दी थी और मस्जिद को खुफल डाल दिया गया था। जैसे ही इस बात का पता चला, गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान रात के 2 बजे वक्त के चीफ मिनिस्टर के घर पहुंच जाते हैं और सिक्योरिटी से कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर को जगाओ और कहना कि अमानुल्लाह खान आया है। सिक्योरिटी ने कहा कि सीएम साहब सो रहे हैं। तभी आपने उनके दरवाजे को जोर से खटखटाया। शेरों वाली दहाड़ और गरज को सुनकर वक्त का चीफ मिनिस्टर नींद से जाग जाता है और पूछता है कि क्या बात है। तभी गाजी मिल्लत कहते हैं कि मैं अमानुल्लाह खान हूं, अशरार ने मस्जिद को हुफल डाल दिया है और मैं ज़ेबा बाग की मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ना चाहता हूं। गाजी मिल्लत ने यह भी कहा कि अभी मुसलमान के दिलों में बाबरी मस्जिद का जख्म ताजा है और हम नहीं चाहते कि एक और बाबरी मस्जिद हैदराबाद में शहीद हो जाए। यह सुनते ही वक्त के चीफ मिनिस्टर ने रात के 3 बजे डीजीपी, डीआईजी, कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को अपने घर पर तलब किया और ज़ेबा बाग की मस्जिद का ताला खुलवाने का हुक्म जारी किया। तभी चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि उन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट का इंतजाम करो, मैं अभी आ रहा हूं। उसके बाद आज भी मस्जिद ज़ेबा बाग अपनी आन बान और शान के साथ वहीं मौजूद है। बड़ी हैरत होती है इस बात को देखकर कि चीफ मिनिस्टर को नींद से जगाने की जुर्रत उस वक्त के कायद ने की थी, लेकिन आज की क़यादत वक्त के चीफ मिनिस्टर की चापलूसी करने में मसरूफ है। यह बेबाक कायद भले ही चंद्रायन गुट्टा से मुंतखब होता था, लेकिन चंचलगुड़ा दारुल अमान पर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के तमाम मजलूम मुसलमान अपने मसाइल लेकर गाजी मिल्लत के पास आते थे। इस तरह एक दफा एक मां अपने बेटे की गैर कानूनी गिरफ्तारी की फरियाद लेकर मरहूम अमानुल्लाह खान के पास आई थी। उन्होंने जैसे ही उसकी इल्तिजा सुनी, इस औरत को अपनी जीप में बिठाकर आधी रात को हबीबनगर पुलिस स्टेशन ले गए और उसके बेटे को वहां से रिहा करके दोनों मां और बेटे को उनके घर तक छोड़ आए। एक दफा एक इत्तला मिली कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और मुस्लिम आबादियों की जानिब पुलिस की बंदूकें तनी हुई है। वो वहां पहुंच जाते हैं और पुलिस ऑफिसर के हाथ से उसकी बंदूक को छीनकर उसी ऑफिसर पर तान देते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं अमानुल्लाह खान जिंदा हूं तब तक कोई मुसलमान की तरफ पुलिस के जुल्म और ज्यादती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उस पुलिस ऑफिसर की आंखों में आंखें डालकर पूछते हैं कि बताओ मुझे कैसा लगा, क्यों खौफ खा रहे हो, बस इसी तरह मेरी कौम को भी अपनी बंदूकों से ना डराओ और चले जाओ यहां से। फिर रिक्वेस्ट करने पर वो उस ऑफिसर को उसकी बंदूक उसके हवाले करके वहां से चले जाते हैं। फसादात में पुराने शहर के लोग उस्मानिया दवाखाना नहीं जा सकते थे। ऐसे मुसलमान जिनको उस्मानिया दवाखाना जाने के लिए गौलीपुरा, लाल दरवाजा और शाली बंडा से गुजरना पड़ता था, उनकी जान को बेहद खतरा था। उस खतरे को देखते हुए मरहूम गाजी मिल्लत ने बारकस में पहला सरकारी दवाखाना कायम किया ताकि मुतासरा मुसलमान वहां जाकर अपना इलाज करा सके, जो आज भी अपनी बड़ी आन बान शान के साथ मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने आईटीआई, टेलरिंग सेंटर्स, ब्यूटिशियन सेंटर्स, नौजवानों के लिए जिम्स और पुराने शहर मुगलपुरा में सबसे पहला स्विमिंग पूल भी उन्होंने ही कायम किया। गवर्नमेंट स्कूल्स का जाल भी उन्होंने बिछाया, जिनमें ईदी बाजार में 3 गवर्नमेंट स्कूल्स, बाबानगर में 3, बारकस में 2 और फलकनुमा स्कूल, जूनियर और डिग्री कॉलेज भी उन्हीं की बदौलत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मौजूदा सदर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर व एमएलए चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी अक्सर अपनी सियासी तकारीर में कहते हैं कि इंतखाबात में खानदान ओवैसी को कभी शिकस्त का सामना नहीं रहा। तो हम आज अपने नाजरीन को यह बताना चाहते हैं कि 1977 में के.एस. नारायणा के खिलाफ सालारे मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने एमपी इलेक्शन में हिस्सा लिया था और उन्हें 51,227 वोट हासिल हुए थे। फिर 1980 में गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान फिर से के.एस. नारायणा के खिलाफ एमपी इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं और 1,12,132 वोट हासिल करते हैं। भले ही उन्हें भी शिकस्त हो जाती है, लेकिन उन्हें इस बार सालारे मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के मुकाबले 20,000 वोट ज्यादा हासिल होते हैं।
इसके बाद आंधियों के सामने सीना बस सुपर हो जाने और जुल्म के हर किले को अपने हौसलों से जमी बोस कर देने वाले कायद ने उसी वक्त अपनी गैर मामूली सलाहियतों और दूरअंदेशी और जमात के मुस्तकबिल पर जमी निगाहों के साथ और मुस्लिम वोटों की घटती तादाद को देखते हुए फौरी तौर पर पुराने शहर की कई मुस्लिम बस्तियों को बसाने का काम शुरू कर दिया, जिनमें तालाब कट्टा, बाबा नगर, फलकनुमा के अतराफ, वट्टेपल्ली, चंद्रायन गुट्टा, मोइन बाग, रियासत नगर, बच्चों की जेल, नरखी फूल बाग, उप्पुगोड़ा, जंगम मेट और याकूतपुरा जैसी बस्तियों में उन्होंने गरीब मुसलमानों को बहुत ही कम कीमतों में न सिर्फ जाती मकान के मालिक बना दिए, बल्कि इससे हैदराबाद की पार्लियामेंट में बड़े पैमाने पर मुसलमान वोटर्स की तादाद में इजाफा होने लग गया। गाजी मिल्लत मरहूम अमानुल्लाह खान ने जिन बस्तियों को आबाद किया, इनमें पूरे हिंदुस्तान भर के वो मजलूम अवाम की भी ज्यादा तादाद है जिनको फिरका परस्ती का निशाना बनाते हुए जालिमों ने मजहब की बुनियाद पर उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाने की साजिशें की थी, जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए हिजरत करते हुए हैदराबाद का रुख किया था। न सिर्फ बस्तियां बसाई बल्कि यहां बुनियादी जरूरियात जैसे सड़क, पानी और स्ट्रीट लाइट्स की भी सहूलियात के साथ साथ उनके नामों को वोटर लिस्ट में भी दर्ज करवाया और उनको राशन कार्ड्स भी फराहम करवाए। उसके पीछे मरहूम गाजी मिल्लत का मकसद यह था कि हैदराबादी हल्के पार्लियामेंट में मुसलमानों की कसीर तादाद का इजाफा हो जाए। उसके बाद मरहूम सदर सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी से उन्होंने मुतालबा किया कि अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हैदराबाद एमपी इलेक्शन दोबारा लड़ना चाहिए, जिसके बाद 1984 में सालार मिल्लत के.एस. नारायणा के खिलाफ दोबारा एमपी इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं और जीत कर पहली बार रुकने पार्लियामेंट बन जाते हैं, जिसका सिलसिला आज तक भी जारी है। हकीकत में देखा जाए तो 1984 से आज तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लियामेंट की जीत गाजी मिल्लत की मेहनतों का नतीजा है, जिनके असली हकदार गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान साहब ही है। यूं तो गाजी मिल्लत की जिंदगी कई कारनामों से भरी पड़ी है, लेकिन उनकी जिंदगी का जो आखिरी कारनामा था वो हमारे लिए नाकाबिले फरामोश है। एक गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमेरिका ने पनाह दे रखी थी। इसी दौरान एक दिन एक अमेरिकी सफीर हैदराबाद के दौरे पर आता है। शहर हैदराबाद की सड़कें गवाह हैं इस बात की, जब अमेरिकन एम्बेसडर की कारों का काफिला गुजर रहा था तभी अचानक मरहूम अमानुल्लाह खान इस काफिले के सामने आकर एहतजाज करते हुए कहते हैं कि आपने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को पनाह देकर हैदराबाद की सरजमीन पर कदम रखने की जुर्रात कैसे की? हम शहरियाने हैदराबाद आपको इस बात की इजाजत नहीं देंगे। बस ये उनकी जिंदगी का आखिरी एहतजाज था, जो शायद किसी की भी नजात के लिए काफी है। गाजी मिल्लत की एक और खूबी यह थी कि अगर वो कभी किसी नातिया महफिल में बैठते तो सना खानों की नात पर छोटे बच्चों की तरह बिल बिलाकर रो दिया करते थे। वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और बेपनाह मोहब्बत करने वाले कायद थे। इसी दौरान 1992 में हिंदुस्तान की तारीख का एक अजीम सानहा पेश आता है और बाबरी मस्जिद शहीद कर दी जाती है। जिसके बाद ये बेखौफ और बेबाक कायद, जिसको ना ही किसी दौलत का लालच था और ना ही किसी इख्तिदार की हवस, जिस तरह 18 साल की उम्र में अपनी एक साइकिल पर अपनी कौम, उम्मत और मिल्लत का दर्द अपने दिल में समेटे वो दारुस्सलाम में दाखिल हुआ था, उसी दर्द और जज्बे के साथ वो अपने सबसे चहीते कायद पर सवालों की बौछार कर देते हैं। उन्होंने बेबाकाना अंदाज में सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी से सवाल कर डाला कि आपने बाबरी मस्जिद राब्ता कमेटी में दरार डालकर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी क्यों बनाई? क्या आपने उस वक्त के वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव के इशारे पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई? उसके जरिए से क्या आपने बाबरी मस्जिद की शहादत का रास्ता हमवार किया? क्या इसीलिए आपने दिल्ली से इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती मरहूम को फोन करके हैदराबाद में एहतजाज ना करने के ऑर्डर्स और अहकामात दिए? क्या आपने पीवी नरसिम्हा राव और आरएसएस की चाल को पाए तकमील को पहुंचाया? क्या आपने पीवी नरसिम्हा राव और आरएसएस की चाल को पाए तकमील को पहुंचाया? क्या इसीलिए आपने पीवी नरसिम्हा राव के घर के सामने ठहरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुसलमानाने हिंद को इस बात का यकीन और भरोसा दिलाया कि मुसलमानाने हिंद बाबरी मस्जिद की शहादत पर एहतजाज ना करें? और मेरी अभी अभी प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव से मुलाकात हुई है और उन्होंने यकीन दिलाया कि उसी मुकाम पर दोबारा बाबरी मस्जिद तामीर कर दी जाएगी। एक बेखौफ, बेबाक और मुखलिस कायद का सवाल हमेशा एक आहनी हकीकत की मानिंद होता है, जो न सिर्फ मौजूदा हालात को चैलेंज करता है बल्कि हमारे अंदर की सच्चाई को भी बेनकाब करता है। लेकिन जब वो सवालात बेबाक और बेखौफ होकर निकलते हैं तो उनकी गूंज दिलों को लर्जा देती है। सालार मिल्लत ने जैसे ही ये सवालात सुने, एक लम्हे के लिए वो दहल गए। वो सवाल सिर्फ कुछ जुमले नहीं थे बल्कि एक ऐसी हकीकत थी जिसका जवाब ना देने से कौम की तकदीर पर सवालिया निशान आ सकते थे। वो ऐसे सवाल थे जो न सिर्फ सदर की पॉलिसियों को बल्कि उसकी साख और क़यादत को भी चैलेंज कर रहे थे। अब यहां क़यादत की बुनियाद लरसने लगी और सालार मिल्लत ने सवालात के जवाब देने के बजाय मरहूम गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान को 6 माह के लिए पार्टी से मुअत्तल कर दिया।
यह वाकया सिर्फ एक सदारती रद्द-ए-अमल नहीं था, बल्कि यह हमारे माशरती निजाम की एक गहरी हकीकत को जाहिर कर रहा था। जब किसी झूठ और साजिश के सामने बेबाक सवालात उठाए जाते हैं तो ताकतवर और मुस्तहकम नजर आने वाले कायद भी खौफ से लरजने लग जाते हैं। यकीनन गाज़ी मिल्लत के बेबाकाना सवालात ने सालार मिल्लत को दहला कर रख दिया था, लेकिन एक हकीकत यह भी थी कि इन सवालात ने कौम में बेदारी भी पैदा कर दी थी। फिर गाज़ी मिल्लत अमानुल्लाह खान इस संगीन मसले को लेकर अवाम के दरमियान पहुंचकर मजलिस बचाओ तहरीक की बुनियाद डाल देते हैं। फिर आपको अवाम का ऐसा साथ मिला कि अमानुल्लाह खान और उनके उम्मीदवार मुमताज अहमद खान रुकने असेंबली मुंतखब हो जाते हैं, और दूसरी जानिब सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के फर्जन असदुद्दीन ओवैसी चारमीनार से पहली मर्तबा एक अकेले ही MLA मुंतखब हो जाते हैं। बाबरी मस्जिद की सौदेबाजी के मसले को लेकर जब बेइंतहा तजलील और सियासी जिंदगी जोखम में पड़ती महसूस होने लगी, तब सालार मिल्लत मरहूम एक दिन मक्का मस्जिद में जुम्मतुल विदा के मौके पर कुरान मजीद को अपने सर पर रखकर कसम खाने पर मजबूर हो जाते हैं कि बाबरी मस्जिद की शहादत में मैं मुलव्विस नहीं हूं। बहरहाल मरहूम गाज़ी मिल्लत अमानुल्लाह खान साहब को पेश किए गए खराज अकीदत के इस वीडियो का पहला हिस्सा 1992 के हालात पर खत्म किया जाता है। इनफरादी हक़ाइक़ पर हमारा एक और वीडियो मजलिस बचाओ तहरीक के क़याम से मुताल्लिक़ आपके सामने बहुत जल्द पेश किया जाएगा।